हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड वेरिएशन और ये चैप्टर क्लास 12th सीबीएसई बायोलॉजी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन है क्या। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं वह कहलाती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो पहले तो हमने बात करी जेनेटिक्स क्या है, अब बात करते हैं हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब है कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। इसको हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, है ना। तो हेरिडिटी के लिए जो हम दूसरा शब्द यूज करते हैं दैट इज इनहेरिटेंस। और हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों का ही मतलब है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट, या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स हम संतानों को हम ऑफस्प्रिंग्स के नाम से जानते हैं। तो कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहलाता है। और जब भी हेरिडिटी होगी, जब भी कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रैवल करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। जो नई स्पीसीज बनेंगी या जो नए इंडिविजुअल्स पैदा होंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगी, जो बच्चे पैदा होंगे, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो एग्जैक्टली अपने मदर और फादर की तरह नहीं दिखाई देता, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। या किसी पेरेंट्स के दो बच्चे एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही डिफरेंस जो एक इंडिविजुअल की स्पीसीज़ के बीच में देखने को मिलते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की जो स्पीसीज़ होंगी उनके बीच में देखने को मिलेंगे, जैसे दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, या ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने भी ह्यूमन हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वो डिफरेंसेस कहलाते हैं वेरिएशंस। और ऐसे डिफरेंसेस जो कैरेक्टर के ट्रांसमिशन से पैदा होते हैं, जब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय जो डिफरेंसेस पैदा होंगे उन डिफरेंसेस को, उन वेरिएशंस को हम जेनेटिकल वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। तो मीन्स जो वेरिएशन है ये दो तरह की वेरिएशन होंगी। एक तो होगी जेनेटिक वेरिएशन, तो फर्स्ट तरह की जो वेरिएशन है दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन किसके कारण अराइज हुई है? जीन्स के कारण अराइज हुई है। जीन के कारण अराइज हुई है मीन्स कैरेक्टर्स जिस समय एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल कर रहे थे उस दौरान जो वेरिएशन आई है उस वेरिएशन को हम जेनेटिक वेरिएशन के नाम से जानते हैं। और ये जनरेशन, इस तरह की वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचती है। दूसरी तरह की जो वेरिएशन है दैट इज द इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इन्वायरमेंटल वेरिएशन, इन्वायरमेंट मीन्स हमारी चारों की सराउंडिंग, जिसमें हम, अब हमारा इन्वायरमेंट फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो सकता है, कई तरह का इन्वायरमेंट हो सकता है, जिसमें बायोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इसके इम्पोर्टेंट टाइप हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट की इन्फ्लुएंसिंग के बाद हमें जो वेरिएशंस आती हैं, हमें जो डिफरेंसेस आते हैं, उन डिफरेंसेस को हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में रहता हूँ तो मुझे अपनी सराउंडिंग से क्या सीखने को, अंग्रेजी सीखने को मिल जाएगी। और अगर मैं एक ऐसे स्टेट में रहता हूँ, ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ आपको कन्नड़ भाषा या मलयालम भाषा बोली जाती है, तो मुझे कन्नड़ और मलयालम भाषा आसानी से मैं सीख लूँगा। और कन्नड़ और मलयालम बोलने वाला इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो इंग्लिश बोल रहा है वो अलग तरीके से बात करेगा और जो मलयालम बोल रहा होगा वो अलग तरीके से बात करेगा। तो ये भी एक तरह का डिफरेंस है। इस तरह का डिफरेंस कहलाता है इन्वायरमेंटल वेरिएशन, जो इन्वायरमेंट के कारण आता है। और हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएशन जिसको कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करता है, जैसे लर्निंग वगैरह जितना भी है सारा इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। और ये इन्वायरमेंटल वेरिएशन ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ये वेरिएशन भी खत्म हो जाता है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो इस तरह का वेरिएशन भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के वेरिएशन को हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो जेनेटिकल वेरिएशन है ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रैवल करेंगे और एक लंबे समय के बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज की उत्पत्ति का, नई स्पीसीज के ओरिजिन का ये कारण बनते हैं। क्लियर? अब जेनेटिक्स जहां भी हमने देखा, जेनेटिक्स में एक शब्द आता है जीन। तो व्हाट इज जीन? तो ये जीन क्या है? जीन शब्द हमने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो जीन एक ऐसी यूनिट है जो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रही है। ठीक है? तो जीन को हम कह सकते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी मीन्स
ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन की अगर बात करें तो जीन क्या है, डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर सेल का न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मिलकर बने हुए हैं डीएनए प्लस प्रोटीन से, डीएनए प्लस प्रोटीन से। अब डीएनए बहुत लंबा है, इस डीएनए में छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट हैं, इस डीएनए में छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट हैं जो किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में। जैसे कोई हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई सेगमेंट हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई सेगमेंट हेयर की मॉर्फोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हेयर कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे। तो इन फंक्शनल सेगमेंट को ही हम जीन कहते हैं। तो जीन को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब जीन एक्चुअल में डीएनए ही है, जीन एक्चुअल में डीएनए ही है। और डीएनए को हम अगर डीएनए को डिफाइन करें जेनेटिक्स के बेस पर, तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलकर ये बना हुआ है। ये सारी चीजें आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, और ये दो न्यूक्लियोटाइड चेन आगे जाकर डीएनए को फॉर्म करती हैं, डीएनए को फॉर्म करेंगी। तो डीएनए और जीन लगभग वो एक ही चीज है। जेनेटिक्स में हम जीन को फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, या इसको थोड़ा सा और हम ज़्यादा इलाबोरेट करें, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, तो हम कह सकते हैं कि जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वह सेगमेंट जो किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी में, वह कहलाएगा जीन। और डीएनए को हम केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी यहाँ को कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज जीन एंड द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज डीएनए। तो और जो टर्म जीन है ये जोहानसन ने यूज किया है। अब जैसे हम मानते हैं कि जो पाइनियर रहे हैं जेनेटिक्स के, जिन्होंने जेनेटिक्स की स्टार्टिंग की है, उनमें एक सक्सेसफुल पाइनियर ग्रेगर जॉन मेंडल रहे हैं। सभी लोगों ने ये नाम सुना होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स में सक्सेसफुल जेनेटिक्स के पाइनियर रहे हैं। उन्होंने जेनेटिक्स को स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं। तो जिस समय ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 1865 के आसपास, तो उस समय जीन शब्द नहीं था, और डीएनए के इन फंक्शनल सेगमेंट को, डीएनए के वो सेगमेंट जो किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या अदर फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सेगमेंट को फैक्टर कहा गया था। तो जीन को पहले मेंडल के टाइम पर फैक्टर कहा गया, और बाद में टर्म जीन का यूज किया है जोहानसन ने। मेंडल की डेथ के बाद ही टर्म आया है जीन। तो जीन टर्म आया है, जोहानसन ने दिया है। और दूसरी चीज, जीन से ही क्या बना हुआ है? जेनेटिक्स बना हुआ है, क्योंकि जीन ही क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करेंगे। बिना जीन के या बिना फंक्शनल डीएनए सेगमेंट के कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रेवल नहीं कर सकते। और यही जीन जब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रेवल कर रहे होंगे, तो उसी दौरान ये वेरिएशन को कॉज करते हैं, डिफरेंसेस को कॉज करते हैं। तो इसीलिए हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम जेनेटिक्स में यूज करते हैं, तो आज सबसे पहले उसे समझेंगे, फिर आने वाले टाइम में हम जेनेटिक्स को डिटेल में भी समझेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है जो हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज द कैरेक्टर। कैरेक्टर, और एक टर्म हम यूज करते हैं ट्रेट। तो आइए पहले कैरेक्टर को समझते हैं। तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर है, फीचर है। अब ये कैसा फीचर है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल मींस उसका शेप, साइज, कलर है ना, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, ये उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। और दूसरा फिजियोलॉजिकल फीचर। फिजियोलॉजिकल मींस उसकी बॉडी में फंक्शनिंग किस तरह से हो रही है।
क्या उसकी बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में, या एक्सक्रीटरी वेस्ट उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमोनिया बनता है, या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूरिक एसिड बनता है ना। किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, किडनी है भी या नहीं भी है, तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल फीचर्स कहलाती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर है, उसी फीचर को हम उसका ट्रेट कहते हैं, उस फीचर को हम उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कहते हैं। सॉरी, ध्यान रखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर को उस ऑर्गेनिज्म का हम कैरेक्टर कह सकते हैं, कैरेक्टर ही उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कहेंगे। तो कैरेक्टर इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कहलाता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म लंबा है ना, लंबाई उसका क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, है ना। मतलब उस ऑर्गेनिज्म में हाइट है ना कुछ, तो हाइट उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हो गया। कोई ऑर्गेनिज्म काला हो सकता है या गोरा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या वाइट हो सकता है। तो ये जो कलर है, कलर उस ऑर्गेनिज्म का फीचर है। किसी ऑर्गेनिज्म के पास हेयर से हैं, तो हेयर उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है ना। जो फीचर है वही ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है, कैरेक्टर कहलाता है। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करूं कि कैरेक्टर की एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट, उसका कैरेक्टर है। किसी ऑर्गेनिज्म का कलर, उसका कैरेक्टर है। अब कलर किस चीज़ का कलर भाई, कलर में भी एक आई का कलर हो सकता है, इसके अलावा हेयर का कलर हो सकता है, या उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कलर हो सकता है। ये सारे उसके क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर कहलाएंगे। हाइट है, कलर है, ये ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं। अब कैरेक्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक शब्द हम जनरली जेनेटिक्स में यूज करते हैं, ट्रेट। हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की ट्रेट ड्वार्फ ट्रेट है या टॉल ट्रेट है। तो ट्रेट मीन्स ऑर्गेनिज्म के वो फीचर जो क्या कर दें, डिफरेंस पैदा कर दें किसमें, कैरेक्टर के बीच में। जो कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस पैदा कर दें उनको हम ट्रेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाइट किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। अब हाइट के बेस पर हम डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे, हम कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है या कोई ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ है ना। तो हाइट किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है और कैरेक्टर में डिफरेंस पैदा करने वाली चीजें ट्रेट कहलाएंगी। जैसे टॉल एंड ड्वार्फ इज अ ट्रेट। मैंने कहा आई कलर, आई कलर ब्लैक हो सकता है, आई कलर ब्राउन हो सकता है, या इसके अलावा आइस के अदर शेड भी होते हैं। तो ब्लैक एंड ब्राउन जो आई का कलर है ये ऑर्गेनिज्म की ट्रेट है, और आई कलर कैरेक्टर है। ब्लैक एंड ब्राउन को अगर हम कैरेक्टर भी कहें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर को ही हम अगर डीपली देखें तो कैरेक्टर को अगर डीपली देखेंगे तो फिर ट्रेट निकल कर आएंगी। तो ट्रेट को कैरेक्टर कहा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टिंग्विशिंग फीचर। किसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ऑफ अ कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर के जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं वो फीचर जो कैरेक्टर में डिफरेंस पैदा कर देते हैं, कैरेक्टर में डिफरेंस पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें हम ट्रेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉल एंड ड्वार्फ इज अ ट्रेट, और टॉल एंड ड्वार्फ चाहे टॉल हो चाहे ड्वार्फ हो उसमें कुछ ना कुछ हाइट तो है ना। तो हाइट क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। अब उसकी काली आंखें हैं या उसकी भूरी आंखें हैं, कहीं हम ब्लैक आइज हैं या हम कहें कि ब्राउन आइज हैं, तो आइज में कलर तो है, तो आई का कलर इज अ कैरेक्टर और ब्लैक एंड ब्राउन इज अ ट्रेट। तो ये कुछ कैरेक्टर और ट्रेट में ये एक डिफरेंस है। ट्रेट को कैरेक्टर भी कहा जा सकता है। अगर हम कहें कि ब्लैक आइज उसका कैरेक्टर है तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हम और डीपली ले जाएं तो हम उसको कैरेक्टर के बाद हम ट्रेट का यूज जनरली करते हैं। क्लियर। अब जेनेटिक्स में कुछ शब्द और यूज होते हैं, जैसे एलील्स हैं, जीनोम है, जीन पूल है। तो आइए इन शब्दों को भी हम समझते हैं। जनरली एक शब्द यूज होता है एलील। किसी भी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, जीन क्या है, फंक्शनल पीस ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सके, जो किसी फीचर्स को ओरिजिनेट कर सके, उसे हम जीन कहते हैं। अब इस जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, इस जीन की भी बॉडी में कई सारी अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। जैसे
टॉलनेस का जो जीन है वो कैपिटल टी है, टॉलनेस के जीन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फनेस के जीन को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक आइज के लिए हम कैपिटल बी का यूज कर सकते हैं, ब्राउन आइज के लिए हम स्मॉल बी का यूज कर सकते हैं। तो ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है, कैपिटल टी की अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल टी, कैपिटल बी की अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल बी। तो ये जो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होंगी इन्हें ही हम एलील्स के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, किसी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहेंगे। हैविंग, थोड़ा सा और इसको और एलाबोरेट करें तो हम कह सकते हैं हैविंग सेम लोकस, जिसका लोकस भी क्या हो, सेम हो। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि लोकस क्या है, व्हाट इज द जीन लोकस। जीन लोकस मीन्स पोजीशन ऑफ जीन। क्रोमोसोम में जीन की पोजीशन कहां पर को है, उस प्लेस को, क्रोमोसोम का वह प्लेस जहां को जीन प्रेजेंट रहेगा उसे हम जीन लोकस कहते हैं। और जीन में जीन की जो पोजीशन है क्रोमोसोम में वो फिक्स रहती है। अगर मेरा कोई फर्स्ट क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में है, तो अगर मेरा फर्स्ट क्रोमोसोम इस वाली पोजीशन में है और ये क्रोमोसोम टॉलनेस के लिए है या हाइट के लिए है, कैपिटल टी है, हाइट के लिए है, तो हाइट का जीन सभी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम फर्स्ट में ही रहेगा। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं। तो किसी भी स्पीसीज में जीन का जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर हाइट का जीन क्रोमोसोम फर्स्ट में है और किसी दूसरे इंडिविजुअल में या आपकी बॉडी के अंदर हाइट का जीन सेकंड क्रोमोसोम में, ऐसा नहीं होता। अगर मेरी बॉडी में फर्स्ट क्रोमोसोम में है तो आपकी बॉडी में भी फर्स्ट क्रोमोसोम में ही वो जीन रहेगा और उसकी पोजीशन भी फर्स्ट क्रोमोसोम में फिक्स रहेगी। अगर वो टर्मिनल है, अगर कोने में टर्मिनल है तो सभी की उस एक स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल्स में पोजीशन टर्मिनल ही रहेगी। तो जीन लोकस क्या होगा, जीन लोकस को अगर एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम दैट इज स्पेसिफिक। और ये पोजीशन स्पेसिफिक रहेगी, एक स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल में वो पोजीशन सेम होगी। तो ये था जीन लोकस। और एलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जैसे ब्लड कलर है, हमारी बॉडी में ब्लड कलर के लिए 3 जीन है, IA, IB और I0। ये जीन है ब्लड कलर के लिए। तो ये 3 के 3 क्या हैं, एक दूसरे के एलील हैं। ये 3 के 3 एक दूसरे के एलील्स हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाइट के जीन के कई सारे एलील हो सकते हैं और वो एलील अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट को या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को शो भी करेंगे, है ना। जैसे कैपिटल टी है तो रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी है ये रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो किसी करेक्टर के लिए जो अलग अलग जीन होंगे, किसी करेक्टर को प्रोड्यूस करने वाले जो अलग अलग जीन होंगे उन जीन्स को हम एलील कहेंगे। जैसे ये है ब्लड ग्रुप के जीन है तीनों, और ये अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगर ब्लड ग्रुप के जो 3 जीन हैं ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। आने वाले लेक्चर्स में हम ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए एलील मीन्स जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म। और ध्यान रखेंगे कि इन एलील्स की लोकेशन क्या रहेगी, स्पेसिफिक रहेगी। फिक्स पोजीशन पर ये किसी क्रोमोसोम में इनकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी, पोजीशन फ्लेक्सिबल नहीं होगी। अब एक शब्द यहाँ को आता है जीनोम। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी करेक्टर एटलीस्ट 2 जीन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा, एटलीस्ट कम से कम 2 जीन होंगे, पेयर ऑफ जीन होगा, ठीक है। तो एनी करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट ऑफ पेयर ऑफ जीन, एक पेयर जीन तो कम से कम किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैं कहूं कि कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है तो इस टॉल ऑर्गेनिज्म के लिए अगर मैं कैपिटल T खाली लिख दूं तो ये टॉल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके लिए हाइट के 2 जीन होने चाहिए। अब हाइट के 2 जीन कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल T हो सकते हैं, या ये कॉम्बिनेशन कैपिटल T और स्मॉल t भी हो सकता है। ये कैपिटल और स्मॉल का क्या रीजन है ये भी आगे जाकर हम समझेंगे।
और जैसे डॉर्फ का हूँ मैं, कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए स्मॉल टी होगा। तो एटलीस्ट तो 2 जीन जब एक साथ आएंगे तब ये मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें से एक जीन मैटरनल है और दूसरा जीन पैटर्नल है। मीन्स हमारी बॉडी में एक जीन मदर से आता है, दूसरा जीन फादर से आता है ना। और जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म में किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जो 2 जीन हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम में रहेंगे। अलग अलग क्रोमोसोम का अर्थ है कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम के पेयर हैं। मीन्स क्रोमोसोम 2 के पेयर में है। अगर यहाँ को कैपिटल टी है तो दूसरे वाले क्रोमोसोम में यहीं पर को स्मॉल टी हो सकता है या कैपिटल टी हो सकता है। मीन्स हाइट वाले जीन की पोजीशन क्या रहेगी, एक ही जगह रहेगी, है ना। और हमारी बॉडी में हर एक क्रोमोसोम पेयर में है। अब हर एक क्रोमोसोम पेयर में है तो इसलिए हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। जैसे पाइसम सेटाइवम है, पी का प्लांट है, तो पी के प्लांट में 7 क्रोमोसोम है, 21 क्रोमोसोम है, और वो 3 के सेट में है। 7 या 21 होगा ना। जो पी प्लांट है यहां को क्रोमोसोम कितने हैं, 21 है, और हैप्लॉइड नंबर कितना रहेगा इसका, 7 रहेगा, है ना। तो कैसा ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना। 7 दूनी 14, 7 या 21। तो जो पी प्लांट है ये ट्रिप्लॉइड प्लांट है। हमारी बॉडी के जो क्रोमोसोम हैं ह्यूमन बॉडी में, इनका नंबर है 46, और ये 2 के पेयर, मतलब जो हमारा हैप्लॉइड नंबर होगा वो होगा 23 2 जा 46। तो इसलिए हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम 2 के पेयर में है तो हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। पी प्लांट में क्रोमोसोम 3 के सेट में है तो इसलिए ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। और किसी कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट ऑफ पेयर ऑफ जीन की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम एक पेयर ऑफ जीन रहेगा। जैसे मैंने कहा कि टॉलनेस के लिए कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है ना। अब जो जीन होंगे उनकी सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती। कई बार 2 या 2 से अधिक जीन की स्ट्रेंथ एक जैसी होती है, लेकिन कई बार 2 या 2 से अधिक जीन की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती। जैसे अगर मैं हाइट की अगर बात करूं, हाइट के 2 जीन हैं, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। अब ये मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट कब प्रोड्यूस करेंगे, हाइट को कब प्रोड्यूस करेंगे, जब ये 2 के पेयर में हो। कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी हो सकता है। देखिए कैपिटल टी का अर्थ टॉल है और स्मॉल टी का अर्थ डॉर्फ है, लेकिन ये डॉर्फ की स्पेलिंग कैपिटल टी से स्टार्ट नहीं होती। इसका रीजन ये है कि जीन के पेयर में या जो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होंगी, उस अल्टरनेटिव फॉर्म में जो जीन डोमिनेंट होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइट में जो टॉलनेस का जीन है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए हमने टॉलनेस के कैपिटल टी को लिया है। और जो डॉर्फनेस का जीन है उसकी पावर इससे कम है, तो इसलिए इसी के स्मॉल से, जिसकी पावर ज़्यादा है, उसी का स्मॉल लेटर हम रिसेसिव जीन के लिए यूज करते हैं। तो ये जीन है डोमिनेंट, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है, आगे मैं बताऊंगा। और ये है रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन का जो डोमिनेंट जीन का कैपिटल फर्स्ट लेटर हम यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे यहां को अगर देखेंगे, यहां को तो सीधा सा क्लियर है कि कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, टॉलनेस होगा। लेकिन अगर इधर को आप देखें और दूसरा ये देखें, यहां पर स्मॉल टी है, तो सीधा सीधा है डॉर्फनेस होगा। लेकिन हम ये किस तरह से डिसाइड करें कि ये टॉलनेस होगी या डॉर्फनेस होगा। तो जब ये दोनों जीन एक साथ आ जाएं, तो जो जीन मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, या तो टॉल वाला जीन रिप्रेजेंट होगा या डॉफ वाला जीन रिप्रेजेंट होगा। इस कंडीशन में एक ही जीन रिप्रेजेंट होगा, दोनों जीन एक साथ रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। तो जो जीन रिप्रेजेंट होगा वो डोमिनेंट जीन कहलाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि टॉलनेस का जीन डोमिनेंट है, इसलिए इसको कैपिटल टी, टॉलनेस मीन्स कैपिटल टी को हम लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं, और इसके रिसेसिव जीन डॉफनेस को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं एक दो चीज़ें और देखूंगा। पहला है जीनोम। एक शब्द आता है जीनोम और एक शब्द आता है जीन पूल। जीनोम मीन्स किसी एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी जीन होंगे वो क्या करेंगे, उसको हम जीनोम कहेंगे। हम कह सकते हैं
टोटल नंबर ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। ठीक, एक इंडिविजुअल के अंदर, जैसे मेरी बॉडी के अंदर टोटल जितने भी जीन हैं वो क्या बना रहे हैं, एक जीनोम को फॉर्म कर रहे हैं, है ना। या आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जीन हैं वो एक जीनोम को फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरी बॉडी के जीन, आपकी बॉडी के जीन, या इस यूनिवर्स में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उन सारे के जीन को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो इसे हम कहेंगे जीन पूल। तो जीन पूल की अगर बात आए तो हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर, जैसे ह्यूमन हम सब एक स्पीसीज है ना, तो ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि एक जैसी जीन तो सबके अंदर नहीं है, कुछ जीन तो कॉमन है, लेकिन कुछ जीन डिफरेंट अलग अलग हैं, कुछ जीन अलग भी हैं, और उन्हीं अलग जीन के कारण हमारी फिजियोलॉजी में, हमारी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस हैं, है ना। तो उन जीनों को अगर निकाल लिया जाए और उन जीन का एक पूल बनाया जाए तो उस पूल को हम कहते हैं जीन पूल। तो टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ ए स्पीसीज, किसी स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ जीन को हम जीन पूल के नाम से जानते हैं। और किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के अंदर, जैसे पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें अगर मैं केवल अपने जीन की बात करूं या केवल और केवल आपके जीन की बात करूं तो उसे हम कहेंगे जीनोम। क्लियर। और एक चीज और आता है, एक आता है जीनोटाइप, एक शब्द, और एक शब्द मैं यूज करता हूं फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप का रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है, लेकिन ये टॉल है तो मैंने कह दिया दिखाई दे रहा है टॉल, लेकिन उस टॉल का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, वो कैसा टॉल है, क्या वो इस तरह का टॉल है या वो टॉल इस तरह का है। टॉल तो दो तरह के हो सकते हैं, है ना। तो उस टॉल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो किस तरह के जीन से मिलकर बना है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, इस चीज को हम जीनोटाइप कहेंगे, है ना। अब ये जो टॉल होगा ना, अगर जीन दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम कहते हैं प्योर, और अगर जीन अलग अलग हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। अगर जीन एक जैसे हैं तो इस चीज को हम प्योर बोलेंगे, और जीन अलग अलग तरीके के हैं तो इसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। और फिनोटाइप क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म टॉल दिखाई दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बाहर से देखकर बता दूं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर लंबा है तो उसके अंदर दोनों ही जीन कैपिटल होंगे, कैपिटल टी होंगे, या एक जीन कैपिटल टी होगा, एक जीन स्मॉल टी होगा। ये तो मैं देखकर नहीं बता सकता ना। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है भाई ये लंबा है, तो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फ्लावर का जो कलर है वो रेड है या फ्लावर का कलर व्हाइट है, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मेकअप होगा, किस तरह के जीन से मिलकर बना हुआ है, तो वो जीनोटाइप कहलाएगा। फिनोटाइप को हम विजुअली देखते हैं और देखकर बता देते हैं, लेकिन जीनोटाइप को हम विजुअली देखकर नहीं बता सकते। इसके लिए लेबोरेटरी स्टडी की जरूरत होती है। हमने लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, लेबोरेटरी में देखने पड़ेंगे उसके जीन किस तरह के हैं, तब जाकर पता लगेगा कि भाई हाँ दोनों कैपिटल जीन है या एक जीन कैपिटल है दूसरा जीन स्मॉल है। ये सारी चीजें बाद में पता लगती हैं। तो मैं थोड़ा सा एक टॉपिक की ओर आपको और ले जाऊंगा, फिर इसको हम समाप्त करेंगे। अब मैंने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है, लंबा है, तो उस टॉलनेस के लिए दो जीन कैसे हो सकते, कैपिटल टी कैपिटल टी हो सकते हैं, और एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी हो सकता है। ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। जब किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों ही जीन एक जैसे हों तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। होमो मीन्स होता है सेम, और जाइगो मीन्स होता है पेयर। होमोजाइगस मीन्स सेम जीन। और अधिकतर केसेस में आप देखेंगे किसी एक कैरेक्टर को अ पेयर ऑफ जीन ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो होमोजाइगस मीन्स जब दोनों ही जीन कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। और होमोजाइगस में हम स्मॉल टी को भी हम होमोजाइगस में इंक्लूड कर सकते हैं, और यही होमोजाइगस प्योर भी कहलाता है। और जब किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों ही जीन कैसे हो, डिफरेंट हो,
तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरो माने होता है डिफरेंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। जब किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों ही जीन अलग अलग हों तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, है ना। और ये हाइब्रिड कहलाएगा। अगर इस तरह का ऑर्गेनिज्म है तो ये हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, और इस तरह का ऑर्गेनिज्म है तो प्योर ऑर्गेनिज्म ये कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आई होंगी। और इससे पहले मैंने एक टर्म यूज किया था जीनोटाइप और फिनोटाइप, और एक शब्द यूज किया था जीन। तो ये जो तीनों टर्म हैं ये जोहानसन ने यूज किए हैं। एक साइंटिस्ट हैं जोहानसन, तीनों शब्द इन्होंने ही यूज किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। इसी तरह की वीडियो को अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।